रोक देता है और फिक्र से तानी की तरफ देखने लगता है, जैसे पूछ रहा हो कि सब ठीक है ना। तानी अपना सामान अच्छे से पकड़ती है और कहती है, तुम मुझे यही छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तानी अब कार का डोर नॉन लॉक कर कार से बाहर आती है और उसके हाथ कबीर भी कार से बाहर आता है। कबीर अब तानी के पास जाता है और उससे पूछता है, अथर्व भाई का ऑफिस तो कुछ ही दूर है, फिर तुमने यहाँ क्यों रुकवाई? तानी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं बस इस मार्केट में भाई के फेवरेट स्नैक्स लेने चाहती थी, इसलिए कबीर अपने हाथ बांधता है और तानी को छोड़ते हुए कहता है, कभी मुझे भी कुछ खिला पिला दिया करो। दोनों की कन्वर्सेशन चल ही रही होती है, दोनों साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल दिख रहे होते हैं, लेकिन उनको इस बार का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने कोई देख रहा है। वहां से थोड़ा ही दूर में एक कैफे था जहां एक अभी स्वयं तानी को देख रहा था। अंगद उन दोनों के लिए काफी लेने गया हुआ था। स्वयं की आंखें से अभी आंसू ऐसे बह जा रहे थे जैसे आज ही उसकी सारी आंसू खत्म होने वाली हो। स्वयं बेसुध सा बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें ही देख रहा था। अपने आंखों से निकलने वाली आंसू को तो स्वयं पोंछ भी नहीं रहा था, क्योंकि आंसू साफ करने से भी उसे क्या हासिल होने वाला था। वो आंसू थे ही इतने जिद्दी कि स्वयं की आंख से फिर उसी तरह बहते जैसे अभी वह बह रहे थे। स्वयं का पीछे से अंगद की आवाज सुनाई देती है, जो कहता हुआ आ रहा था, है और कॉफी। उसकी आवाज से स्वयं अपने शेष में वापस आ जाता है और जल्दी जल्दी अपना फेस के आंसू पोंछता है। अंगद काफी लेकर आता है और टेबल में रखते हुए उससे कहता है, इसे पीने के बाद तेरा मूड एकदम ठीक हो जाएगा। स्वयं को काफी अभी अपनी तरह ले आता है, लेकिन स्वयं ने अपने आंसू तो पोंछ लिए थे, लेकिन उन आंसुओं के निशान उसके फेस पे, उन आंसुओं की लालिमा उसके आंख में थी। स्वयं फिर सिर झुका कर उस कॉफी मग के चारों तरफ अपने उंगलियां फेर रहा था, जैसे उसे इस कॉफी में कोई इंटरेस्ट हो ही नहीं। स्वयं अंगद को चाहे जितना भी छुपाने चाहे, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब होती। अंगद अब समझ चुका था कि स्वयं बहुत ही ज्यादा उदास है और शायद कहीं ना कहीं उसे उसका रीजन भी मालूम था। अंगद स्वयं के कंधे पर हाथ रखता है और बहुत धर्म से उसके कहता है, तानी। स्वयं तो तानी का नाम सुनकर अंगद की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख पाता। उसका सिर अभी भी झुका हुआ था, लेकिन उसके रुके हुए आंसू फिर से बहने शुरू हो गए थे। अंगद अब एक पल की भी देरी नहीं करता और स्वयं को हक कर लेता है। स्वयं अब बिना झिझक अंगद के कंधे पर रोने लगता है। अंगद स्वयं की पीठ को सहलाते हुए
संत के साथ कहता है, कुछ नहीं होगा, तू इतना मत सोच। मान जाएगा तानी हम स्वयं रोते हुए हिचकियां लेने लगा था। आज स्वयं को हौसले ले ने जवाब दे दिया था। उसकी पूरी बॉडी ही आज बेचैन सी लग रही थी। आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बिना फीलिंग का कोई मशीन हो। स्वयं सिसकियां लेते हुए कहता है, आज तो सांस ले लेना। आज तो सांस लेना भी बहुत बड़ा काम लग रहा है अंगद। स्वयं रोते हुए हिचकियां लेने लगता था। आज स्वयं को हौसले ने जवाब दे दिया था। उसकी पूरी बॉडी ही आज बेचैन सी लग रही थी। आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बिना फीलिंग का कोई मशीन हो। स्वयं हिचकियां लेते हुए कहता है, आज तो सांस लेना। आज तो सांस लेना भी बहुत बड़ा काम लग रहा है अंगद। अंगद चाहे कभी कुछ नहीं बोल पाया। स्वयं का दर्द आज उसे भी महसूस हो रहा था। उसने 2 सालों से बहुत स्वयं को रोते देखा था, लेकिन गलत इंसान के साथ गलत इंसान के लिए। आज स्वयं अपने प्यार के लिए रो रहा था, अपनी जिंदगी के लिए रो रहा था। अंगद को ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं लगी, क्योंकि इस सब से कहीं ना कहीं गलती स्वयं की भी थी। स्वयं रोते हुए ही आगे कहता है, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी तकलीफ होती है। आज मेरे तकलीफ के सामने 2 सालों के आंसू कम लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने गर्म लोहे का खंजर मेरे सीने में आर पार कर दिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ मैं जी रहा हूँ, लेकिन जिंदगी नहीं बिना है। मैं क्या करूं अंगद, मैं क्या करूं। अंगद बस स्वयं के पीठ को सहलाया जा रहा था। कैफे के बैठे काफी लोग भी उसे दोनों को हैरान और सहानुभूति से देख रहे थे। उन्हें भी शायद स्वयं की ये तकलीफ महसूस हुई हो। स्वयं रोते हुए सिसकियां लेते हुए, मैं क्या करूं अंगद की वो मान जाए। मैं क्या करूं कि वो मुझे ना छोड़े। मैं क्या करूं उसका साथ पाने के लिए। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। आई कैंट सी हर विट अनाउंस इन। अंगद भी क्या कह पाता। उसे भी नहीं मालूम था कि तानी को ऐसा मनाया जाए। कैसे उसके 2 सालों की तकलीफ को कम किया जाए, और ऊपर से उसे स्वयं की तकलीफ भी देखी नहीं जा रही थी। हक ब्रेक करते हुए स्वयं अपने आंसू पोंछता है और भारी गलती से कहता है, आई कैंट बिलीव वेटर हैट आई कैंट। अंगद स्वयं के कंधे पर हाथ रखता है और उसे समझाते हुए कहता है, तुझे जितनी कोशिश करनी थी तू कर चुका, लेकिन मुझे लगता है अब फैसला तुझे तानी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अंगद की बात से स्वयं उसे हैरानी से देखता है, जैसे कह रहा हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्वयं अब अपने आप को संभालते हुए कहता है, मुझे उसे मनाना है कैसे भी करके, चाहे मुझे जो करना पड़े करूँगा, लेकिन मैं उसे खो नहीं सकता। तू उसे खो चुका है। स्वयं अंगद स्वयं की तरफ देखते हुए सीधे शब्द में कहता है। स्वयं को ये बात सुलगते अंगारे पे अपना हाथ रखने जैसा फील हुआ था। अंगद आगे कहता है, मुझे सच में लगता है कि तानी ने बिना गलत के
सब चीज सफर किया है, किसी ने भी उसकी बात तक को सुनना तक जरूरी नहीं समझा। खासकर तू स्वयं एक्सप्रेशनलेस लेस अंगद को देख रहा था, लेकिन अचानक ही फिर से उसके आंसू निकलना शुरू हो गए थे। स्वयं अपना सिर नीचे झुकाए भारी आवाज से कहता है, उसे बोल कि डांट ले, थप्पड़ मार ले, लेकिन मुझे छोड़ के न जाए। आई रियली कैंट बिलीव इट। हर अंगद, मैं समझ सकता हूँ स्वयं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है। फिलहाल हमें आरव भाई के बारे में सोचना चाहिए। इतनी स्ट्रगल के बारे में फाइनली उन्हें उनका प्यार मिल गया। स्वयं अब अपने आंसू पूछते हुए धीमी आवाज में कहता है, हाँ तू सही कह रहा है, सच अब यहाँ से चलने हैं, वैसे भी लेट हो गया है। स्वयं अपनी आवाज देखते हुए कहता है, स्वयं ये सब कह तो रहा था, लेकिन आज उसकी उम्मीद टूटने के साथ साथ स्वयं भी पूरी तरह से टूट चुका था। वो कह तो रहा था कि तानी को कोई वापस ले आए, लेकिन ये बात स्वयं भी समझ चुका था कि तानी अब उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती। स्वयं तानी को हमेशा के लिए खो चुका था। अंगद भी स्वयं की फीलिंग्स समझता रहता था, लेकिन उसे स्वयं का ध्यान भटकने के लिए आरव की शादी से ज्यादा बेहतर आइडिया नहीं मिला था। बस वो इतना चाहता था कि स्वयं कहीं तो बिजी रहे, जिससे तानी के ख्यालों में निकल पाए। वहीं दूसरी तरफ अथर अपने ऑफिस में अपने पापा के साथ बात कर रहा था। दोनों तानी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अथर उसके पापा से कह रहा था, दोनों तानी के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। अथर अपने पापा के कहता है, मुझे लगता है आरव और स्तुति की शादी के बारे में हमें तानी को घर लेकर आ जाना चाहिए। पापा राघवेंद्र अंकल भी इस बात से मना नहीं करेंगे, आखिर उन्हें भी अब सब सच्चाई मालूम है। अथर के पापा, हम तो सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुमने तानी से उसकी शादी के बारे में बात की? अथर कुछ पल शांत रहता है और कहता है, अभी नहीं पापा, लेकिन मैं बहुत जल्द ही उसे इस शादी के लिए कन्विंस कर लूँगा। मुझे पूरी यकीन है कि वो मुझे नहीं करेगी। तभी दोनों को किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई देती है। आरव आवाज से डायरेक्शन में दोनों नजरें डालते हैं तो सामने केबिन में डोर के पास तानी खड़ी थी। तानी के हाथ में से ही उसकी शॉपिंग बैग्स गिरी थी। तानी के आंख में अभी हल्के हल्के आंसू थे। तानी को देखते ही दोनों अपने अपने चेयर से उठ जाते हैं। अथर होठों से मुस्कुराने हट से लिए, अरे तानी तुम कब आई? अथर्व तानी की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे तानी की आंख में आंसू दिखाई देता है, जिससे अथर्व थोड़ी फिक्र से तेज कदमों से तानी के पास पहुंचता है और तानी को हक करते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है? तू यहाँ किसी ने कुछ किया है? अथर्व ये आखिर लाइन छोड़ गुस्से से कहता है। तानी की आंखों में आंसू की बात सुन तानी के पापा का भी चेहरा फिक्र से भर जाता है, लेकिन वो ये जाहिर नहीं करते और कहते हैं, तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ काम है। तानी के पापा और तानी के बीच अभी भी सब सोल्व नहीं हुआ था।
इसलिए तानी के पापा अभी तानी से कुछ भी बात कहने से बच रहे थे। रुकिए, तानी हक ब्रेक करती हुई थोड़ी गंभीर भाव से कहती है। तानी के फेस पर अभी कोई भी इमोशन नहीं थी। तानी की बात से उसके पापा वहीं रुक जाते हैं। तानी को अभी अथर्व उसके पापा हैरानी से देख रहे थे। तानी अपने आंसू पोंछती है और सीधे ही पूछती है, क्या आप लोगों ने मेरी शादी तय की है? अभी दोनों ही समझ चुके थे कि तानी ने सब सुन लिया है। अथर्व तानी का हाथ पकड़ता है और उसे केबिन के अंदर आने को कहता है, लेकिन तानी इनकार करते हुए कहती है, नहीं भाई, प्लीज मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या आप लोगों ने मेरी शादी तय की है? हाँ, तानी के पापा बिना किसी झिझक के कहते हैं, लेकिन अथर्व चुप रहता है। तानी अब अथर्व से हटकर अपने पापा के सामने जाकर खड़ी होती है और थोड़े नाराज शब्द से पूछती है, क्या मैं जानना चाहता हूँ इतनी बड़ी फैसला अचानक क्यों लिया गया है, और वो भी बिना मेरे मर्जी जाने? तानी के पापा बेफिक्र से कहते हैं, इसमें तुम्हारी मर्जी जानने की क्या जरूरत है? हमें पता है कि हमने जिसे तुम्हारे लिए चुना है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। अथर्व तानी के पीछे से तानी को कुछ भी न बताने का इशारा कर रहा था, लेकिन तानी के पापा ने अथर्व के बात को इग्नोर किया। अपने पापा की बात सुन तानी के आंख से आंसू बहने शुरू हो गए थे। तानी रुआ सी आवाज से कहती है, मेरी मर्जी जानने की क्या जरूरत है? मेरी शादी है और आप कुछ से कह रहे हो कि मेरी मर्जी जानने की क्या जरूरत है? तानी के पापा तानी को समझाते हुए आगे कहते हैं, देखो तानी, जल्दी ही तुम्हारी डाइवोर्स होने वाली है और ऐसा तो नहीं है कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, तो इस शादी से क्या बुराई है? तानी को अपने पापा से ये सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तानी को आज सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बिना शादी के उसका कोई वजूद ही नहीं है। आज तक अब उसके सब नाराज थे, तो तानी को मालूम था कि उसकी सारी गलती है, लेकिन आज तो उसकी कुछ भी नहीं किया था, फिर भी सब उस पर अपनी मर्जी थोप रहे थे। तानी अपने आंसू पोंछती हुई कहती है, बुराई है पापा क्या कि मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ? तानी के पापा को भी तानी पे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे लगा था कि तानी इस बार भी कुछ नहीं कहेगी और चुपचाप उनकी बात मान लेगी, लेकिन इस बार तानी खुद के लिए खड़ी थी। तानी के पापा अब थोड़े गुस्से से कहते हैं, तुम्हें यह शादी करनी होगी तानी। तभी अथर्व उसके बीच में आकर कहता है, पापा प्लीज, अगर उसका मन नहीं है तो रहने दीजिए, आखिर उसकी शादी में उसकी जिंदगी का। तो हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। हम लोग 500 सब्सक्राइबर के करीब में हैं, तो अब जल्दी ही उम्मीद है कि आप लोग करा देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप भी हमारे
वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।